मैं मधु चौधरी, एसोसिएट प्रोफेसर इन गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू। जेनेटिक्स के व्याख्यानों की श्रृंखला में आज हम गुणसूत्रों में संरचनात्मक परिवर्तन पर चर्चा करेंगे। म्यूटेशन की प्रक्रिया के दौरान गुणसूत्रों में संरचनात्मक और संख्यात्मक परिवर्तन होते हैं। संख्यात्मक परिवर्तन अर्थात हेटेरोप्लॉइडी के बारे में हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं और आज हम संरचनात्मक परिवर्तन के बारे में चर्चा करेंगे कि म्यूटेशन के दौरान गुणसूत्रों की संरचना में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। अनेक जीवों में गुणसूत्रों की संरचना एवं संख्या में भिन्नताएं प्राकृतिक रूप से पाई जाती हैं। इसी प्रकार की भिन्नताएं कृत्रिम रूप से भी उत्पन्न की जा सकती हैं। ये भिन्नताएं दो प्रकार की होती हैं, संरचनात्मक और संख्यात्मक। संरचनात्मक परिवर्तन चार प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, हीनता या डेफिशिएंसी, जिसमें गुणसूत्र के एक भाग की हानि हो जाती है। द्विगुणन या डुप्लीकेशन, जिसमें गुणसूत्र का कोई भाग रिपीट होता है। स्थानांतरण या ट्रांसलोकेशन, जिसमें नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच जो सेगमेंट्स हैं, उनके खंड हैं, वो टूटकर उनका आदान प्रदान होता है। इन्वर्जन यानी व्युत्क्रमण में गुणसूत्र का कोई भी भाग खंडित होता है और उस पर उपस्थित जीनों का क्रम उल्टा हो जाता है, क्योंकि वो जो टूटा हुआ खंड है वो 180 डिग्री पर घूम जाता है। हम इस प्रकार इसको समझते हैं, ये दो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है, एक जिसमें 1 से 6 तक जीन उपस्थित हैं और दूसरा जिसमें 7 से 12 तक दूसरे प्रकार के जीन उपस्थित हैं। डिलेशन की प्रक्रिया जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि इस क्रोमोसोम में 3 नंबर का जो जीन है उससे संबंधित जो खंड है उसका डिलेशन हो जाता है और इस प्रकार जो एक खंड की हानि होती है उसे हम डिलेशन कहते हैं। इस सेम क्रोमोसोम में अगर ये 3 नंबर वाला क्रोमोसोम और इसके अलावा कोई और भी हो सकता है, जब ये रिपीट होता है तो हम इसे कहते हैं डुप्लीकेशन। दोनों नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच जब इनके खंड ब्रेक होते हैं, टूट जाते हैं और फिर वो एक दूसरे में चेंज हो जाते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं, तो हम इसको कहते हैं ट्रांसलोकेशन। जैसे इसका खंड 1 2 3 1 2 इसमें चला गया और इसका खंड जो 7 8 था वो यहाँ ट्रांसफ़र हो गया। इसके अलावा जब कोई भी एक क्रोमोसोम का खंड टूटता है, जैसे यहाँ ये खंड ब्रेक हुआ है और फिर ये घूम जाता है और उसके बाद में फिर ये वापस वहीं जुड़ जाता है, तो यहाँ पर जो जीन हैं उनका क्रम बदल जाता है। जैसे जीन सेम है, इसमें 1 2 3 4, कोई भी ऐसा नहीं है कि नहीं है या डबल है, लेकिन उनका क्रम परिवर्तित हो गया है। एक के बाद में जो 4 पहले था वो अब आगे आ गया है, जो 2 पहले था अब वो पीछे चला गया है, तो इसको हम कहते हैं इन्वर्जन।
हम इसे इस प्रकार भी समझ सकते हैं, ये क्रोमोसोम है, ये इसके दोनों आर्म हैं और ये सेंट्रोमियर है। तो जब एक आर्म में वो जो आर्म है वो टूटता है तो इस पर्टिकुलर खंड के डिलेशन के कारण ये जो खंड है ये इससे हट जाता है, तो ये आर्म क्रोमोसोम की कम हो जाती है, छोटी हो जाती है। ये इसको हम कहते हैं डिलेशन, क्योंकि इस खंड में जो जीन्स थे वो यहाँ पर अब एब्सेंट हो गए हैं। फिर हम देखते हैं कि ये एक क्रोमोसोम है, ये दोनों इसके आर्म हैं, ये सेंट्रोमियर है, तो इसका जो ये खंड है ये रिपीट हो रहा है यहाँ पर, इसको कहते हैं डुप्लीकेशन। ये दो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है, इसको हम कहते हैं ए और ये है बी। ये दोनों क्रोमोसोम खंडित होते हैं और उसके बाद में इसका जो पार्ट है वो, जो बी का पार्ट है वो ए में जुड़ जाता है और जो ए का पार्ट है वो बी में जुड़ जाता है। इस प्रकार से इनमें ट्रांसलोकेशन होता है। इन्वर्जन दो प्रकार का होता है, पैरासेंट्रिक और पेरिसेंट्रिक। क्रोमोसोम की दोनों आर्म जो सेंट्रोमियर से जुड़ी होती हैं, सेंट्रोमियर अगर शामिल होता है इन्वर्जन में, जैसा हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ सेंट्रोमियर है ये, और सेंट्रोमियर के दोनों तरफ दोनों आर्म से ये खंडित होता है, टुकड़ा ब्रेक होता है, फिर ये 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर रोटेट होता है, घूम जाता है, और बिल्कुल जो हम पूर्व में देख रहे हैं इसका बिल्कुल पलट, ये एकदम रिवर्स यहाँ पर फिर जुड़ जाता है। तो क्योंकि इसमें सेंट्रोमियर यहाँ इन्वॉल्व है तो हम इसे कहते हैं पेरिसेंट्रिक इन्वर्जन। यहाँ पर क्रोमोसोम की एक आर्म खंडित होती है, वो रोटेट होती है, और फिर जो पार्ट है, ये जो खंडित पार्ट है इसका, ये उल्टे क्रम में वहीं फिर जुड़ जाता है। क्योंकि यहाँ पर सेंट्रोमियर इसमें शामिल नहीं है तो हम इसे कहते हैं पैरासेंट्रिक इन्वर्जन। ये संरचनात्मक असामान्यताएं या एबनॉर्मलिटीज होमोलोगस क्रोमोसोम के जो पेयर के दोनों गुणसूत्र हैं उन दोनों गुणसूत्र में हो सकती हैं और एक में हो सकती हैं। अगर ये होमोलोगस गुणसूत्र के जो पेयर हैं उसके दोनों गुणसूत्र में जब ये होते हैं तब हम इन्हें कहते हैं स्ट्रक्चरल होमोजाइगोट्स। और जब ये होमोलोगस क्रोमोसोम में किसी एक में, दोनों गुणसूत्र में से किसी एक गुणसूत्र में इस तरह की अगर एबनॉर्मलिटीज़ मिलती हैं तो हम इन्हें कहते हैं स्ट्रक्चरल हेट्रोजाइगोट्स। क्योंकि संरचनात्मक जो असामान्यताएं हैं वो कई प्रकार की होती हैं, तो किस प्रकार की संरचनात्मक एबनॉर्मलिटी, स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी उसमें मिली है, उसके आधार पर हम इन्हें अलग अलग तरह से नामांकित करते हैं, इनकी व्याख्या करते हैं। जैसे अगर एक गुणसूत्र में डेफिशिएंसी होती है तो हम इसको कहते हैं डेफिशिएंसी हेट्रोजाइगोट। अगर दोनों गुणसूत्र में डेफिशिएंसी होती है तो हम कहते हैं डेफिशिएंसी होमोजाइगोट्स। अगर एक गुणसूत्र में डुप्लीकेशन होता है तो हम कहते हैं डुप्लीकेशन हेट्रोजाइगोट। और अगर दोनों गुणसूत्र में डुप्लीकेशन होता है
तो हम कहते हैं डुप्लीकेशन होमोजाइगोट्स। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दो गुणसूत्र हैं, ये एक होमोलोगस पेयर है, ये दूसरा होमोलोगस पेयर है, और यहाँ ट्रांसलोकेशन हो रहा है। तो अगर दोनों जो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के पेयर हैं, इनमें एक एक गुणसूत्र में जब ट्रांसलोकेशन होता है, यहाँ हम देख रहे हैं कि एक एक गुणसूत्र में ट्रांसलोकेशन हो रहा है, दूसरे में नहीं हो रहा है, यहाँ नहीं है, यहाँ हो रहा है, तो हम इसको कहते हैं ट्रांसलोकेशन हेट्रोजाइगोट। यहाँ हम देख रहे हैं कि जो दोनों होमोलोगस पेयर हैं, ये भी और ये भी, इन दोनों के दोनों गुणसूत्र में यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ट्रांसलोकेशन पाया जा रहा है, क्योंकि दोनों जोड़ों के जो होमोलोगस पेयर यहाँ हैं, उनके दोनों गुणसूत्र में ट्रांसलोकेशन हो रहा है, तो हम इसे कहते हैं ट्रांसलोकेशन होमोजाइगोट। डेफिशिएंसीज और डिलेशंस। तो गुणसूत्र के किसी एक भाग में अगर हानि होती है तो हम उसे डिलेशन या डेफिशिएंसी कहते हैं, और अगर होमोलोगस पेयर के एक गुणसूत्र में हानि होती है, या हम कहें कि विषम युग्मजी दशा में अगर डिलेशन पाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में जीव के द्वारा उसे सहन किया जा सकता है, क्योंकि दूसरे गुणसूत्र में वो जीन वहाँ मौजूद होता है उस लक्षण को प्रदर्शित करने के लिए और उस लक्षण को उस पर्टिकुलर जीव में क्रियान्वित करने के लिए। तो वहाँ पर हमें उसकी डेफिशिएंसी नज़र नहीं आती। फिर जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये एक होमोलोगस पेयर है, ये एक होमोलोगस पेयर है, और यहाँ पर एक जो गुणसूत्र है वो पूरा है, लेकिन इसके पेयर का जो दूसरा गुणसूत्र है उसमें हम यहाँ देख रहे हैं कि 3 और 4 नंबर के जो जीन हैं उनकी डेफिशिएंसी यहाँ हो गई है। तो क्योंकि एक गुणसूत्र में डेफिशिएंसी हुई है, तो वो जीन डोमिनेंट हो या रिसेसिव हो, किसी भी रूप में एलील वहाँ उसका मौजूद होता है। तो इस स्थिति में जीन है वो इस म्यूटेशन को टॉलरेट कर सकता है। लेकिन मियोसिस की स्टेज में जब बाइवेलेंट एक दूसरे के सामने पैचिटीन में आते हैं, पेयरिंग जब वो करते हैं, उस स्थिति में जब पेयरिंग होती है तो हम यहाँ देख रहे हैं जैसा कि जो सिमिलर जीन होते हैं वो एक दूसरे के साथ पेयरिंग करते हैं। तो यहाँ 1 नंबर का जीन इसके साथ, फिर 2 नंबर, फिर क्योंकि यहाँ इस गुणसूत्र में 3 नंबर और 4 नंबर की डेफिशिएंसी है, तो क्योंकि 3 और 4 नंबर यहाँ अनुपस्थित हैं, तो उसके कारण ये 3 और 4 नंबर का लूप यहाँ पर बन जाता है। इसमें ये सब एक जैसे जीन एक दूसरे के साथ पेयरिंग करते हैं, और 3 और 4 नंबर का जो जीन है उनकी पेयरिंग नहीं होने के कारण वो यहाँ पर लूप की स्थिति में आते हैं मियोसिस के पैचिटीन में। ड्रोसोफिला के स्लाइवरी ग्लैंड में जो जिएंट क्रोमोसोम होते हैं उनमें काफ़ी मात्रा में जो छोटे छोटे डिलेशंस पाए जाते हैं उनका पता लगाया जा सकता है, क्योंकि सिनेप्सिस की जो स्थिति होती है उस स्थिति में यहाँ पर लूप हमें दिखाई देते हैं, और इस स्थिति में जब लूप दिखाई देते हैं उससे पता चलता है कि इसमें डिलेशन की स्थिति है। जो डिलेशन या डेफिशिएंसी है उसका प्रभाव इनहेरिटेंस पर भी पड़ता है, या यूँ कह सकते हैं कि जेनेटिकली भी उसकी इम्पोर्टेंस है। जो डेफिशिएंसी या डिलेशन होता है उसकी उपस्थिति में जो अप्रभावी एलील होते हैं वो भी कभी कभी प्रभावी एलील की भांति व्यवहार करते हैं, और उनसे संबंधित जो लक्षण होते हैं वो हमें उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में नज़र आते हैं। इसे हम कहते हैं शूडो डोमिनेंसी। एल.जे. स्टेडलर ने इंड्यूस्ड डेफिशिएंसी को पहचानने के लिए
रेडिएशंस का प्रयोग किया और उनके इस प्रयोग के द्वारा हम सूडो डोमिनेंसी को बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। जैसा हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ एक पर्टिकुलर जीव में कुछ लक्षणों को लिया गया, जिसमें एक में प्योर रिसेसिव लक्षण थे और दूसरे में प्योर डोमिनेंट। क्योंकि हमें अप्रभावी जीन के लक्षणों के प्रभाव को देखना है, तो हम जो डोमिनेंट पेरेंट है उसको एक्सरेज के द्वारा ट्रीटेड करते हैं। और जब इनको एक्सरेज के द्वारा ट्रीटेड किया जाता है, जैसा हम यहाँ देख रहे हैं, तो उसमें म्यूटेशन होता है। और ये जो म्यूटेशन इसमें होता है उसके कारण हम देख रहे हैं, जैसे होमोलोगस पेयर के जो दोनों गुणसूत्र हैं उसमें से एक गुणसूत्र में यहाँ म्यूटेशन हुआ है इसमें, और जो बी एलील है वो यहाँ पर एब्सेंट है, उसका डिलेशन हुआ है। दूसरे गुणसूत्र में तीनों जीन यहाँ मौजूद हैं, या कहें तीनों एलील यहाँ मौजूद हैं। और जो रिसेसिव पेरेंट्स हैं उसमें हमें एक ही तरह के गैमेट मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह का कोई म्यूटेशन नहीं है। और म्यूटेशन होने के कारण जो डोमिनेंट पेरेंट है इससे हमें दो एलील मिलेंगे, एक जिसमें तीनों जीन होंगे और दूसरा जिसमें एक बी एलील या जीन वो एब्सेंट रहेगा। जब इन दोनों गैमेट्स का इस एक ही समान गैमेट्स के साथ जब जायगोट बनेंगे तो हमें जायगोट किस तरह मिलेंगे, इसके साथ जब ये जायगोट बनाएगा तो यहाँ पर तीनों डोमिनेंट और तीनों रिसेसिव जो यहाँ से हमें मिले, डोमिनेंट जो हमें यहाँ से मिले, और हमें तीनों जीन के दोनों प्रकार के एलील यहाँ मिलेंगे। जब हम इस गैमेट के साथ इस गैमेट को गैमेट का कॉम्बिनेशन देखेंगे तो जो हमें जायगोट यहाँ मिलेगा, उस जायगोट में हम स्पष्ट देखते हैं कि रिसेसिव एलील तीनों मौजूद हैं, लेकिन डोमिनेंट एलील में हमें यहाँ पर बी एब्सेंट रहता है। क्योंकि बी यहाँ एब्सेंट है डोमिनेंट, तो जो रिसेसिव बी है उससे संबंधित जो लक्षण है वो हमें उस ऑर्गेनिज्म में नज़र आता है। तो हमें क्योंकि प्रभावी लक्षण जो होते हैं वो जीव में नज़र आते हैं, तो यहाँ पर अप्रभावी लक्षण उसमें नज़र आ रहा है। क्यों? क्योंकि जो प्रभावी लक्षण है बी जीन से संबंधित वो यहाँ पर उसका डिलेशन हो गया, उसकी कमी हो गई है। इसे हम कहते हैं सूडो डोमिनेंसी। एग्जाम्पल्स ऑफ डिलेशन यानी हीनता के उदाहरण, वल्जिंग माइस में जीन 5 के क्षेत्र में जब डिलेशन पाया जाता है तो उसके कारण नर्वस एबनॉर्मलिटीज़ मिलती हैं। इसी प्रकार मनुष्य में जब 5 नंबर के गुणसूत्र में डिलेशन पाया जाता है तो इसमें कैट लाइक क्राई लक्षण बच्चों में पाया जाता है। और इस प्रकार जो लक्षण वाले बच्चे होते हैं, या कहें कि जो 5th क्रोमोसोम के डिलेशन के कारण जो लक्षण बच्चों में आता है उसके कारण वो रोते समय बिल्ली के जैसी आवाज़ निकालते हैं, और इसके कारण माइक्रोसेफेली उनमें नज़र आती है, उनका सिर छोटा होता है और उनमें जो मेंटल डिसऑर्डर है वो भी पाया जाता है। फिर हम देखते हैं डुप्लीकेशन। एक गुणसूत्र में कोई भी एक खंड का दोबारा पाया जाना ये डुप्लीकेशन होता है। डुप्लीकेशन होमोलोगस क्रोमोसोम के दोनों गुणसूत्रों में हो सकता है और एक में भी हो सकता है। बिल्कुल डिलेशन के जैसे ही
मियोसिस के पैचेटिन स्टेज में डुप्लीकेशन में भी लूप बनते हैं, क्योंकि जो पेयरिंग है वो कंप्लीट नहीं हो पाती। जैसा हम यहाँ देख रहे हैं, ये दो होमोलोगस क्रोमोसोम हैं और इसमें से इस क्रोमोसोम में पूरा है, कंप्लीट है, और जो सेकेंड क्रोमोसोम है इसमें जो 3 और 4 नंबर के जीन हैं उनका रिपीटेशन हो रहा है। उसके कारण इस क्रोमोसोम की लेंथ भी बढ़ गई है। ये एक क्रोमोसोम जो ओरिजिनल लेंथ में है और दूसरा जिसका एक खंड रिपीट होने के कारण उसकी लंबाई बढ़ गई है। तो जब पेयरिंग होती है तो क्योंकि एक जैसे जो लक्षण से संबंधित जीन के रूप एलील हैं वो एक दूसरे के साथ पेयरिंग करते हैं, तो यहाँ भी सिमिलर जो जीन हैं वो पेयरिंग करते हैं एक दूसरे के साथ। लेकिन ये दो जीन ज़्यादा होने के कारण इनके पेयरिंग के लिए इस गुणसूत्र पर कोई जीन उपस्थित नहीं है, तो ये लूप फॉर्म करता है। और ये लूप उसी प्रकार बनता है जैसे डिलेशन या डेफिशिएंसी के दौरान बनता है। डुप्लीकेशन 4 प्रकार का हो सकता है। यहाँ ये 2 नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम हैं और इनमें हम देखेंगे डुप्लीकेशन जो 4 प्रकार का है उसको किस किस तरह क्लासिफाई हम करते हैं। अगर गुणसूत्र की एक ही भुजा में, जैसे हम यहाँ देख रहे हैं ये सेंट्रोमियर है, ये गुणसूत्र की एक आर्म है और ये दूसरी आर्म है, तो गुणसूत्र की एक भुजा में जब डुप्लीकेशन बिल्कुल नज़दीक होता है तो हम उसे कहते हैं टेंडम डुप्लीकेशन। जैसा हम यहाँ देख रहे हैं कि ये 2-3 है और बिल्कुल इसी के नज़दीक ये फिर रिपीट हो रहा है, तो इस प्रकार जब रिपीटेशन होता है तो हम उसको कहते हैं टेंडम डुप्लीकेशन। और कभी कभी ये डुप्लीकेशन उसी आर्म पर कुछ दूरी पर होता है, जैसे हम यहाँ देख रहे हैं 2-3 रिपीट हो रहा है लेकिन बीच में एक छोटा टुकड़ा है और फिर ये रिपीट हो रहा है, तो भुजा एक ही है गुणसूत्र की लेकिन इनके बीच में थोड़ा गैप है, तब हम इसे कहेंगे डुप्लीकेशन ऑन सेम आर्म बट डिस्प्लेस्ड। फिर अगर गुणसूत्र के एक आर्म में ही नहीं हो डुप्लीकेशन, वो दूसरी आर्म में अगर हमें नज़र आता है, जैसे यहाँ पर ये 3 और 4 जो जीन हैं वो गुणसूत्र की दूसरी भुजा में नज़र आ रहे हैं। ये सेंट्रोमेयर के पहले है 3-4 और ये सेंट्रोमेयर के बाद दूसरी भुजा में, तब हम इसे कहते हैं डुप्लीकेशन ऑन डिफरेंट आर्म। कभी कभी ऐसा भी होता है कि डुप्लीकेशन सेम जो क्रोमोसोम है उसके दोनों आर्म में से किसी में भी नहीं होता, वो किसी दूसरे यानी नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के जो गुणसूत्र हैं उनमें उस तरह के जो जीन हैं वो रिपीट होते हैं, तब हम उसे कहते हैं कि डुप्लीकेशन ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम। जैसा हम यहाँ देख रहे हैं कि जो 3 और 4 नंबर के क्रोमोसोम हैं, जैसे ये एक गुणसूत्र है और ये नॉन होमोलोगस गुणसूत्र है दूसरा, और 3 और 4 नंबर जीन यहाँ रिपीट हो रहे हैं, तो ये नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पर रिपीटेशन है, सेम जीन का डुप्लीकेशन है, तो ये डिफरेंट टाइप का डुप्लीकेशन है। कभी कभी डुप्लीकेशन में रिवर्स रिपीट भी होते हैं, जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, ये जो 2-3 वाला खंड है यही खंड उल्टे क्रम में यहाँ 3-2 रिपीट हो रहा है, तो हम इसको कह रहे हैं रिवर्स रिपीट। तो मेन जो डुप्लीकेशन है उसमें हम टेंडम डुप्लीकेशन देखते हैं जो समीपस्थ क्षेत्र में होता है, फिर सेम आर्म में
कुछ डिस्टेंस पर डुप्लीकेशन होता है, एक ही गुणसूत्र के जो दोनों आर्म हैं उनमें डुप्लीकेशन हो सकता है, दो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में डुप्लीकेशन हो सकता है जीन का, और उनका रिवर्स रिपीट हो सकता है सेम जो आर्म है गुणसूत्र की उसके ऊपर। ड्रोसोफिला की आँखों का लक्षण डुप्लीकेशन का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। ड्रोसोफिला में आँखों का लक्षण एक्स क्रोमोसोम के 16A जो एरिया है 16A क्षेत्र में पाया जाता है। जब नॉर्मल आइज होती हैं और 16A डुप्लीकेट नहीं होता है, उस स्थिति में आँखों का साइज़ बड़ा होता है, जैसा हम यहाँ देख रहे हैं, ये नॉर्मल साइज़ है। जब 16A का जो एरिया है, जो क्षेत्र है गुणसूत्र के ऊपर, वो डुप्लीकेट हो जाता है तो हम इन्हें बार आइज़ बोलते हैं, और इसमें आँखों का जो साइज़ है वो छोटा हो जाता है, वो थोड़ी इलोंगेट होती है, इन्हें हम कहते हैं बार आइज़। जितने ज़्यादा बार 16A एरिया का रिपीटेशन होता है, जैसे वो डबल रिपीट जब होता है तो ये डबल बार आइज़ होती हैं और आँखों का आकार और ज़्यादा छोटा हो जाता है। जब दो बार आइज़ वाली जो ड्रोसोफिला हैं उनके बीच में ये बार आइज़ वाले जो जीव हैं उनके बीच में जब असमान जीन विनिमय होता है 16A वाले सेगमेंट का क्रोमोसोम के, तो हमें जो संतति में प्राप्त होते हैं लक्षण वो इस प्रकार नज़र आते हैं कि जैसे एक जीव में हमें ये 3 एरिया 16A के मिलते हैं और एक में एक एरिया मिलता है। जिसमें हमें एक एरिया मिलता है ये नॉर्मल आइज़ है, ये नॉर्मल आइज़ हैं, और दूसरे में हमें ये जब ट्रिपल एरिया मिलता है, यहाँ पर हमें 3 16A के एरिया मिलते हैं, तो ये डबल बार है, और जिसमें एक है ये नॉर्मल है और ये नॉर्मल आइज़ का होता है। तो जब हम दो शलाका युक्त या बार आइड ड्रोसोफिला के बीच में क्रॉस कराते हैं तो इस प्रकार हमें डबल बार और नॉर्मल आइज़ वाले ड्रोसोफिला प्राप्त होते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ डुप्लीकेशन। बार आई के अलावा ड्रोसोफिला में और भी कई लक्षण होते हैं जो डुप्लीकेशन के बहुत अच्छे उदाहरण हैं। जैसे गुणसूत्र 4 में रिवर्स रिपीट के कारण आईलेस ड्रोसोफिला प्राप्त होते हैं। गुणसूत्र 3 में टेंडम डुप्लीकेशन के कारण कॉन्फ्लुएंस ड्रोसोफिला प्राप्त होते हैं, जिनमें जो वेन्स हैं वो काफ़ी थिक होती हैं। हेयरी विंग यानी रोम युक्त पंख वाली ड्रोसोफिला भी डुप्लीकेशन के कारण प्राप्त होती हैं। इस प्रकार हमने देखा कि डिलेशन और डुप्लीकेशन के कारण होने वाले जो म्यूटेशंस हैं वो किस प्रकार गुणसूत्र में नज़र आते हैं, और उनके कारण जो लक्षण हमें नज़र आते हैं जीव में, उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। अपने अगले वीडियो में हम देखेंगे इन्वर्जन और ट्रांसलोकेशन। थैंक यू।